अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को भी एक पेपर में क्वेश्चन दिया था कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ minimum voltage required to produce a spark. How minimum voltage required to produce a spark depends upon temperature and pressure of the chamber. चैम्बर, ये क्वेश्चन था। मैंने इसको 20 मार्क्स का रखा था। मेरी नीयत ये थी कि आप लोगों को मैं मिनिमम 15 मार्क्स से लेकर मैक्सिमम 20 मार्क्स के बीच में मार्क्स दूं, और इसको मैं आपकी जो जनवरी की असेसमेंट है उसके इन ल्यू ऑफ दैट में से मार्क करूं, ताकि आपको बेनिफिट भी मिल जाए। जिन लोगों ने जनवरी की असेसमेंट मिस की हुई है उनको, मतलब मिनिमम मेरा अपनी दिल ये था कि मैं आपको मिनिमम 20 नंबर 15 नंबर दूं और मैक्सिमम 20 नंबर दूं, और अपनी पूरी क्लास को इस रेंज में रखूं ताकि आप एक डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिस भी कर लें, आपको एक डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट का पता भी चले कि आप उसे कैसे लिखेंगे, और जो है ना उसको मार्क भी करना है मैंने। तो अब मैंने वो, आपको वक्त कम रह गया, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा था कि आप जल्दी जल्दी वो कर लें। अब हुआ ये है कि मैंने वो एक्सपेरिमेंट जो चेक किया तो उसमें एक बच्चे को मैंने 8 आउट ऑफ 20 दिए, और कुछ में काफियों ने बोंगियां मारी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। तो मुझे फिर बुरा लगा, मैंने कहा यार ये चीज इन बच्चों को लगता है एक्सपेरिमेंट समझ ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस एक्सपेरिमेंट को करना किस तरह। उसमें एक क्लोज्ड एक चैम्बर बना हुआ था, मेटेलिक चैम्बर। ये बेसिकली आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पर वो दो वो टर्मिनल्स थे जिनके बीच में वो स्पार्क प्रोड्यूस होना था, और इस चैम्बर का टेम्परेचर और प्रेशर पे के बीच में यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस करना था। अब आप कह सकते हैं कि सर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है ना, वो एक सिलेंडर की मानद होता है, और उसमें यहाँ से पेट्रोल और एयर के वेपर्स एंटर होते हैं। यहाँ एक इनलेट वाल्व होता है, यहाँ से पेट्रोल और वेपर्स के वेपर्स इनलेट होते हैं, पेट्रोल के और एयर के। पेट्रोल और एयर यहाँ से अंदर आता है और ये रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ एक पिस्टन होता है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपकी ये यहाँ पर आप ये पिस्टन उसे कंप्रेस करता है, उस एयर और फ्यूम के एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। और ये कंप्रेशन एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है। इस कंप्रेशन के नतीजे में इस एयर और पेट्रोल के मिक्सचर का टेम्परेचर 750 केल्विन तक चला जाता है। यहाँ एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है जो एन उस टाइम पर एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। स्पार्क प्लग इस तरह का होता है, उसमें ऐसे करके दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दो टर्म एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पर ये इस तरह से है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और उस स्पार्क से एयर और पेट्रोल में आग लग जाती है, वो आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, कंबस्शन होती है, और इसका टेम्परेचर शूट करके 1500 केल्विन पे चला जाता है। और ये मॉलिक्यूल्स इतने जोर से पिस्टन को टच करते हैं, हिट करते हैं कि पिस्टन नीचे मूव करता है, और इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। और इस पिस्टन की नीचे की मूवमेंट से आपकी गाड़ी आगे चलती है। तो बेसिकली ये उससे रिलेटेड था, ठीक है कि नहीं। ये तो मैंने आपको सिर्फ वैसे साथ बताया है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट 98 के जो कैम्ब्रिज के पेपर है ना, उनसे पुराना एक्सपेरिमेंट है। ये गालिबन 93 में आया या 94 में आया। उस वक्त मार्किंग स्कीम्स नहीं थी, और वो खाली एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती थी, तो मेरा दिल था कि आप इसके ऊपर खुल के लिखिए। अब जब वो आपने इसके सेटअप्स बनाए हैं तो वो काफी गलत बनाए हैं सब लोग। सबसे पहली बात ये है कि आप स्पार्क कैसे प्रोड्यूस कराएंगे। स्पार्क प्रोड्यूस कराने का तरीका ये होता है कि ये दो टर्मिनल्स, ये टर्मिनल, अच्छा स्पार्क होता क्या है? स्पार्क ये होता है कि इधर बीच में हवा है, एयर है, परफेक्ट वैक्यूम नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो एयर अगर बहुत ज्यादा वैक्यूम भी क्रिएट करे तो थोड़े बहुत एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद। तो यहाँ पर एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकलते हैं, ऑल द वे इसके थ्रू इस पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको दोबारा बड़ा जूम इन करके बनाता हूँ, ये देखें इस तरह से।
ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां रास्ते में एक एटम आया, जब उसने उस एटम पे लैंड किया तो लाइट एमिट होती है, और फिर वो यहां से उसने दोबारा वो उठा, या वो नहीं उठा तो कोई और इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और उसने जाकर इस एटम पे लैंड किया। जब उसने इस एटम पे लैंड किया तो फिर लाइट एमिट हुई, और यहां से फिर उस इलेक्ट्रॉन ने, वो इलेक्ट्रॉन या कोई और इलेक्ट्रॉन इधर से निकला और रास्ते में एक और एटम पे लैंड किया, फिर लाइट एमिट हुई, और फिर वो वहां से कोई और इलेक्ट्रॉन उठा और वो यूं इसके थ्रू न निकल गया। इसका मतलब है जो स्पार्किंग बिटवीन द टू टर्मिनल्स है वो एक्चुअली कंडक्शन है, वो फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन ये एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूस करंट नहीं है, ये एक सादे डीसी करंट की तरह करंट नहीं होता, यानी इस तरह का करंट नहीं है कि स्मूथ हो, ये बड़ा इरेगुलर सा करंट होता है, ये जो कि हवा इसमें से एयर के थ्रू पास हो रहा है, तो इसकी ये बड़ा इरेगुलर सा इरेटिक सा करंट है जो स्पार्किंग के थ्रू मूव कर रहा है। और जो लाइट आपको स्पार्किंग में नजर आती है वो इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम एटम टू एटम होता है, तो इस तरीके से स्पार्क बनता है। और स्पार्क के बाद आप आगे चलते हैं कि जनाब स्पार्क बनाया कैसे जाएगा। ये देखें, ये वही मेटालिक चैम्बर आ गया यूं, ये इसके टर्मिनल्स हो गए पी यूं, और ये टर्मिनल्स पी और क्यू टर्मिनल हो गए, या जो भी आप इन टर्मिनल्स को नाम दें, ए नाम दे दें या बी नाम दे दें। अच्छा, अब ये चीज देखें कि स्पार्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। यार ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर और यहाँ हाई वोल्टेज लगी हुई। हाई वोल्टेज इसलिए कि स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाई वोल्टेज चाहिए। अगर आप कहेंगे सर उसकी भी वजह क्या है, आपको पता है कि ये एंड अगर पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, इसके दरमियान अगर वोल्टेज V है और इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस D है, तो आपको ये बात पता है कि इन दोनों के दरमियान जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो V/D के बराबर होता है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इस वैल्यू को एक्सीड ना करे एयर कंडक्टर बनती ही नहीं, एयर में से स्पार्क प्रोड्यूस ही नहीं होता। एयर याद, अगर आप में से जो अच्छे बच्चे हो जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा लेक्चर सुना हो, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाम की मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच एन इंसुलेटर बिकम्स अ कंडक्टर, तो वो चीज थी। अच्छा, अब ये चीज देखें कि आपको एक हाई वोल्टेज, यहाँ लिखें कि आप हाई वोल्टेज होगा। अच्छा, अब आप में से बाज लोग कह रहे थे कि जनाब उनको चैम्बर के अंदर से स्पार्क होता हुआ नजर आ रहा, जब कह दिया है कि ये मेटालिक चैम्बर है, इसके अंदर तो आप देख ही नहीं सकते, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कोई स्पार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, यहाँ क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, ये आपने जो कि वेरिएबल कनेक्शन, और यहाँ बीच में यहाँ लगाएंगे वोल्ट मीटर, ठीक है कि नहीं है। और ये पॉइंट टर्मिनल आप इसे कह दें C, इस टर्मिनल को कह दें D, और इस स्लाइडेबल कॉन्टेक्ट को कह दें J को आप शुरू में रखेंगे C के ऊपर, और फिर आस्ता आस्ता ऊपर लेते जाएंगे J को। J के ऊपर ले जाने से ये वाली रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही टर्मिनल A और B के क्रॉस वोल्टेज होगी। जो ही यहाँ स्पार्किंग होगी, यहाँ पर आपको गैल्वानोमीटर की नीडल ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करती नजर आएगी, और वो मतलब एक किसी कांस्टेंट करंट को नहीं शो करेगी, ऐसे तेजी से वो जर्की करंट को इंडिकेट कर रही होगी। जब इसमें जर्क शुरू हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर स्पार्किंग शुरू हो गई है। बस आपने वहां रोक देना है और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करनी है। ये था वोल्टेज को वेरी करने का तरीका और उस वोल्टेज को मेजर करने का तरीका जहां पर स्पार्किंग शुरू हो जाती है। अब आप देखें कि आपने इस चैम्बर को गर्म किस तरह करना था। आप इस चैम्बर को यूं एक्सटेंड कर सकते थे कि यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगी हुई है, और इस मेटल प्लेट के नीचे जो है ना, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, और यूं इसकी ये वायर्स हैं जो यूं बाहर आ रही हैं, और इसको भी आपने एक वोल्टेज वो पावर सप्लाई दी हुई है। भले आप इसको भी वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं, और या यहाँ वेरिएबल रेजिस्टर लगा के करंट ऑफ द हीटर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप वो कर सकें, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर यहाँ आप होल ड्रिल करके कॉर्क फिट करके उसमें थर्मोमीटर इंसर्ट कर सकते थे, या आप एक छोटा सा होल ड्रिल करके कॉर्क फिट करके उसके थ्रू थर्मोकपल की प्रोब अंदर ला सकते थे। इसके बाद आपने इसका टेम्परेचर के बाद आपने इसका जो वो मेजर करना था, इसी के साथ ही मैं ये नहीं कि सारा चीजें, यहाँ पर आप एक प्रेशर गेज लगा दें ऐसे करके, यहाँ सुराख करके प्रेशर गेज इसमें फिट हुआ हुआ, ये प्रेशर गेज प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। प्रेशर चेंज कैसे करना है, वो यहाँ पर आप दोबारा एक सुराख करेंगे और उसके साथ आप 3 टर्मिनल जोड़ दें ऐसे कर। मैं इसे थोड़ा सा खूबसूरत करके यहाँ बना देता हूँ, ये देखें, यहाँ पर ये इस तरह कर दें, यहाँ पर इसके यहाँ टर्मिनल है, ये इसके ये भी एक चीज लगा दी,
सॉरी ये चीज का खाली है, यहाँ पर भी एक ऐसे करके ये आप कहेंगे सर ये आपने 3 पाइप क्यों बनाए, वो बता देता हूँ। पहला है एयर पंप। अगर आपने प्रेशर बढ़ाना है तो इधर आप एयर पंप लगा दें और ये वाल्व खोल दें, यहाँ से एयर पंप अंदर हवा फेंकेगा और प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आप 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर प्रेशर बढ़ा सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 2 एटमॉस्फेयर कर सकते हैं, 3 एटमॉस्फेयर कर सकते हैं। मगर आप बहुत ज्यादा ऊपर ना ले जाएं कि जनाब 23 एटमॉस्फेयर, इस तरह ना करें। 23 एटमॉस्फेयर का मतलब है 23 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो ये मेटालिक चैम्बर मुमकिन है हैंडल ही ना कर सके। अच्छा ये क्या है, वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दें, इसलिए कि अगर आपने प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम करना है तो तब वो वैक्यूम पंप की जरूरत है। और यहाँ लिख लें एग्जॉस्ट वाल्व, कि अगर आपने जरा सा प्रेशर कम करना है तो आप हल्का सा एग्जॉस्ट वाल्व खोलें, हवा बाहर निकलेगी और जो है वो प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर गेज इसके साथ नहीं होगा, बाज बच्चों ने इसके साथ जोड़ा हुआ है, प्रेशर गेज अलहदा से यूं कनेक्ट होगा जो प्रेशर मेजर करेगा, उसके साथ आप लिख दें प्रेशर गेज टू मेजर प्रेशर। और इस तरीके से ये इसका सेटअप है। आपने कैटेगोरिकली मेंशन करना है कि ये बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर और वोल्टेज वर्सेस प्रेशर। और फिर आपने कहना है कि मुझे चूंकि किसी भी इक्वेशन के बारे में इल्म नहीं है वोल्टेज और टेम्परेचर की, तो मैं वोल्टेज का कॉलम रखूंगा और टेम्परेचर का कॉलम रखूंगा, लॉग ऑफ वोल्टेज और लॉग ऑफ टेम्परेचर का बनाऊंगा। और उसके बाद और टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि मेरा एक ग्राफ होगा टेम्परेचर और वोल्टेज का सादा ग्राफ, और फिर एक होगा वोल्टेज और लॉग ऑफ वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर, और एक ग्राफ होगा वोल्टेज वर्सेस लॉग ऑफ टेम्परेचर, और एक ग्राफ होगा लॉग ऑफ वोल्टेज लॉग ऑफ टेम्परेचर। और इनमें से जो कोई भी स्ट्रेट लाइन हुआ, जो कोई ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन हुआ, उसे मैं यूज करके इक्वेशन डेवलप करूंगा वोल्टेज और टेम्परेचर की। और अगर तो कोई ये अगर स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो फिर मुझे पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू ए टाइम्स टी प्लस बी कोई रिलेशन होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन निकल आती है तो फिर आपको पता है कि ये वोल्टेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और ई रेज टू पावर सम अनदर कांस्टेंट विद टेम्परेचर, इस तरह का कोई रिलेशनशिप होगा। और अगर ये स्ट्रेट लाइन निकल आती है तो फिर ये वोल्टेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एल एन ऑफ टी प्लस बी टाइप का ग्राफ। और अगर ये स्ट्रेट लाइन निकल आती है तो फिर ये होगा वोल्टेज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड देन टेम्परेचर रेज टू पावर सम कांस्टेंट पावर, सम कांस्टेंट पावर। इस तरह से आप कहेंगे मैं एक हवा में यूं तीर चला रहा हूं। फिर उसी तरह से जब आप फिर कहेंगे कि मैं अपने इन्वेस्टिगेट करता हूं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपका क्या है कि आप वोल्टेज वर्सेस प्रेशर इन्वेस्टिगेट करें और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखें। और फिर आप ये भी लिखेंगे कि जब मैं प्रेशर चेंज कर रहा था यानी हवा पंप इन करता था इसके अंदर तो उससे टेम्परेचर डाउन हो जाता था। ज़ाहिर नहीं फ्रेश एयर जब इसके अंदर आएगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो आप कहेंगे कि मैं हीटर से फिर दोबारा उसे गर्म करके टेम्परेचर वापस रेस्टोर करता था। या आप कहेंगे कि मैंने जब इसमें से वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से नीचे लेके गया, 0.8 एटमॉस्फेयर पे लेके गया, 0.7 एटमॉस्फेयर पे, तो कूलिंग हुई, टेम्परेचर फिर कम हुआ, तो मैंने उससे हीटिंग करके फिर उसको रेस्टोर बैक किया। इसी तरह से जब आप कहें कि जब मैं इसको गर्म कर रहा था वह हीटर से टेम्परेचर, जब आप कहते हैं कि मैं वोल्टेज वर्सेस टेम्परेचर पे जा रहा था और प्रेशर कांस्टेंट रखना था, तो आप उसे कहें कि जब मैं हीटर इसको गर्म कर रहा था तो हीटर के गर्म होने से प्रेशर भी चेंज हो रहा था, क्योंकि मेरे से किसी सूरत प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब मैं इसे गर्म करता था और प्रेशर भी साथ बढ़ता था तो मैं एग्जॉस्ट वाल्व खोल के थोड़ी सी हवा उसमें से बाहर निकलने देता था और ताकि टेम्परेचर वापस डाउन आ जाए, यानी प्रेशर भी बढ़े और टेम्परेचर कांस्टेंट भी रहे। ये मेरे लिए जरा मुश्किल था। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता था तो प्रेशर भी साथ चेंज हो रहा था, तो मुझे एग्जॉस्ट वाल्व या वैक्यूम पंप या एयर पंप लगाकर अपने एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी। तो आप इस प्रॉब्लम का मुश्किल का जिक्र करें कि जब मैं वोल्टेज के साथ टेम्परेचर चेंज, जब टेम्परेचर चेंज कर रहा था तो प्रेशर कांस्टेंट रखना मेरे लिए मुश्किल था और मैं उसके लिए कुछ खेचल मुझे करनी पड़ रही थी, साथ साथ प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी तरह आप कहें कि जब मैं प्रेशर चेंज कर रहा था, एयर नहीं अंदर लेकर आता था तो टेम्परेचर डाउन हो जाता था, मैं हीटर से दोबारा उसे वापस लेकर आता था। तो इस तरह से करके आपने कहना है कि जब मैं वोल्टेज वर्सेस प्रेशर कर रहा था तो मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में मुश्किल पेश आ रही थी और मुझे अपने हीटर को एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट को खुदा का वास्ता है जरा खुल के लिखें, ऐसा लिखें कि आपको मैं मिनिमम 15 नंबर दूं और मैक्सिमम आप 20 लें, ताकि ये आपकी उसमें असेसमेंट में ऐड हो जाए। और आप प्लीज आप जल्दी कर दें, खुदा का वास्ता है, मुझे परेशान ना करें क्योंकि ये अब आखिरी टाइम रह गए हैं। ठीक है।